हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। इस लेक्चर में हम बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो +2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है या अदर स्टेट बोर्ड्स में, जहां पे एनसीईआरटी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही अब तो हर जगह होता है, तो इनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और ये हर बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए है, ये उन चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने कोई टफ क्वेश्चंस बहुत नहीं चूज किया है, सिंपल क्वेश्चंस, ताकि हर बच्चे के लिए ये 40 क्वेश्चंस समझना, इनको कवर करना आसान हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। देखिए, मतलब ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए एक सेट है और एक दूसरा सेट भी हम ए ही चूज कर रहे हैं, तो हमारे कितने 1 फंक्शन इस केस में बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे ये हमारा ए है 2, 4, 6, और इसी की मैपिंग हम जो देख रहे हैं अगेन 2, 4 इटसेल्फ 6। तो हमारे पास देखिए 1 फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसकी इधर जो मैपिंग होगी वो किसी एक एलिमेंट से होगी। तो हमारे पास सपोज ये एलिमेंट 2 हम चूज कर रहे हैं, तो इसकी मैपिंग हमारी 2 से भी हो सकती है, 4 से भी हो सकती है, 6 से भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो 3 में से कोई एक ऑप्शन ये चूज कर लेंगे। 2 जो है, कोई एक ऑप्शन हम चूज कर लेंगे इसमें से। सपोज हमने 2 चूज कर लिया 2 के लिए, तो अब 4 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे। 4 के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 2 ऑप्शन बचेंगे। और उसका जब 4 को भी हम चूज कर लेंगे इन दोनों में से किसी एक को, तो 6 के पास हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन ही बचेगा, दैट मीन्स 1 ऑप्शन। तो इनका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यही टोटल हो जाता है। ठीक है, और अगर इसको फॉर्मूले के बेस पे हम कहें, ठीक है, तो फॉर्मूले के बेस पे हम क्या कहते हैं कि 2 से सेट हमारे, सपोज ये 2 है ना, सेट ए और सेट बी, यहां इटसेल्फ की बात कर रहा है। तो अगर सपोज ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे वाई पी एक्स। वाई जो होंगे एलिमेंट ऑफ सेट बी के एलिमेंट ऑफ सेट बी, और एक्स जो हमारा होगा वो एलिमेंट ऑफ सेट ए होगा। ठीक है, अब यहां पे दोनों सेम है, तो एक्स और वाई हमारे पास एलिमेंट सेम है, तो 3p3, तो देखिए हमारा क्या बनेगा 3p3। ठीक है, तो 3p3 क्या होता है, फाइनली फैक्टोरियल 3 होता है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया 6। फाइनली हमारा सेकंड सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखिए, इफ सेट A contains 5 elements and set B contains 6 elements, then the number of 1 and onto mapping from A to B is। तो देखिए यहां पे हमें याद रखना होगा ये कि 1 और onto दोनों मैपिंग एक साथ होने के लिए हमारे साथ कंपलसरी है कि अगर 2 सेट A और B हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे जो हैं सेट के अंदर जो हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे जो हैं, वो हमारे क्या होने चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, तभी 1 एंड ऑन टू मैपिंग दोनों बनेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास कोई मैपिंग नहीं बनेगी। और यहां पे हमारे पास क्या है, एनए की वैल्यू क्या है 5, अगर हम इसकी बात करें, यहां पे क्या है 6, तो इट मींस एनए इज नॉट इक्वल एनबी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, दैट मीन्स कोई भी हमारे पास मैपिंग नहीं बनेगी। ठीक है, ये हम क्या कह रहे हैं, ये 1 एंड ऑन टू मैपिंग के लिए कंडीशन, ऑन टू मैपिंग। ठीक है, 1 और ऑन टू मैपिंग के लिए ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने फिर से बता दें हम आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तब तो 1 ऑन टू मैपिंग बनेगी, और अगर इक्वल नहीं है तो मैपिंग नहीं बनेगी। यहां ए के साथ कितने एलिमेंट हैं 5, और बी के कितने हैं 6 हैं, 5 और 6, विच इज नॉट इक्वल, देयरफॉर नो मैपिंग, नो 1 ऑन टू मैपिंग, नो 1 एंड
ऑन टू मैपिंग, कोई 1 1 और ऑन टू मैपिंग नहीं बनेगी। दैट मीन्स 0 आंसर इसका हमारा सही होगा। ओके, हमने क्या लिखा, नो 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। अगर ये इक्वल नहीं है तो 1 1 ऑन टू मैपिंग नहीं बनेगी और इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, इफ सेट A and B are if A and B are two sets having element 3 and 4 respectively, the number of functions from A to B, आपको पूछ रहा है A to B टोटल कितने फंक्शन बनेंगे। ठीक है, टोटल पॉसिबल फंक्शन क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे एलिमेंट हमारा दिया हुआ है 4 और यहां पे एलिमेंट कितने हैं, A के 3 हैं और B के 4 हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको याद रखना होगा जब भी इस तरह के फंक्शन की बात हो तो हम B एलिमेंट को उठाएंगे और इसको बेस बनाएंगे और इस पे A पे जो एलिमेंट है उसकी पावर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ मैपिंग, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B। ठीक है, ये हमारे A to B के बीच के फंक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स 4 पावर 3, आंसर 4 पावर में है। ठीक है, तो 4 पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि A to B, तो जो B को हम बेस कर लेंगे और A वाले एलिमेंट को हम पावर में रख देंगे। ठीक है, और अगर ये नंबर्स में दिया होता तो क्या हो जाता, 64 हो जाते। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। कैसे करते हैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेंगे थीटा, साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल, हम थीटा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो इट मींस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। अब हमें यह पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है फाइनली, साइन मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो साइन थीटा को हमने क्या माना था, साइन थीटा हमारा क्या आ गया था यहां से, x, तो ये x हो गया और x इक्वल क्या हो जाएगा, ये सेम, ये तो एज इट इज रहेगा, -1 to 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम -1 to 1, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ भी दिया है तो आप ये जो हमारी वैल्यू है इसको इधर कर लें तो ये साइन थीटा कॉस थीटा जो भी होगा हो जाएगा, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आपको दिया हुआ है उसकी लिमिट आप देख लीजिए और वहां पे एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब सपोज कई बार ऐसा होता है यहाँ साइन इनवर्स 2x दे दिया, तो उस केस में 2x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा -1 to 1 ही रहेगी, तो साइन थीटा की जगह पे वहां क्या होगा, 2x रहेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ से डिवाइड कर दीजिए, तो -½ और +½ तो इस तरह से हो जाएगा आंसर हमारा। ओके ओके, ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन भी कवर हो गया। और नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 हम देख लें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट। ठीक, ओके, अब देखिए यहां पे बहुत सिंपल है, करना क्या होता है, कॉट इनवर्स जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू कह रहा है -1/√3, इसको आप कंसीडर कर लें थीटा के बराबर, तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स -1/√3। ठीक है, अब -1/√3 को आप हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉट थीटा इक्वल -1/√3 को लिख सकते हैं हम कॉस -π/3। ठीक है, सॉरी कॉट नहीं, कॉस नहीं होगा, कॉट होगा। ओके, देन इसको भी हम क्या करेंगे, कॉट थीटा इक्वल हम लिखेंगे कॉट, अब देखें ये माइनस हम रिमूव कर रहे हैं, माइनस हमने यहां रखा, 1/3 की हमने वैल्यू पुट की, तो 1/√3 क्या होता है, कॉट π/3। अब इस माइनस को हमें हटाने के लिए हम हेल्प लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं π - π/3।
ठीक है। अगर ये माइनस है तो माइनस को रिमूव करने के लिए आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हम करते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो उसी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से हमने ये चीज लिख दी। अब थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पाई माइनस पाई बाई 3, दिस इज इक्वल 2 पाई बाई 3। ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है हमारा 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है कॉट थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होती है, 0 टू पाई। ठीक है, तो हमें थीटा की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में क्या मिल रही है, 2 पाई बाई 3। तो यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। 0 और पाई के बीच में ही इस वैल्यू को ढूंढना है हमें। ठीक है, सॉरी, थीटा इक्वल पाई माइनस पाई बाई 3 यहां से हो गया, तो 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 हमारा 0 और पाई के बीच में आता है। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है, तो 2 पाई बाई 3 हमारा हो गया आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हमारा हो गया। ठीक है, फोर्थ में आइए, सॉरी 6, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 पाई बाई 2 अपॉन अंडर रूट पाई। इसमें भी आप टेक्निक सेम लेंगे, कोसेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3, दिस इज इक्वल, थीटा आप कंसीडर करेंगे। दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज दैट कोसेक ऑफ थीटा दिस इज इक्वल 2 अपॉन अंडर रूट 3। दिस इंप्लाइज दैट कोसेक ऑफ थीटा इक्वल कोसेक ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 3 क्या होता है, कोसेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से कोसेक कोसेक आप कैंसिल कर लीजिए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 3। कैंसिल मतलब ये नहीं कि इसको आप काट देंगे। ठीक है, अब हमको ये याद रखना है कि क्या इसकी वैल्यू हमारी, क्यों हमें बिलोंग करना है, देखिए यहां से माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एंड देन माइनस 0। मीन्स जो प्रिंसिपल वैल्यू होती ट्रिग्नोमेट्री कोसेक थीटा के रिस्पेक्ट में जो ये ब्रांच हमारी होती है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में डिफाइन होती है, लेकिन उसमें 0 पे डिफाइन नहीं होती है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच डिफाइन होती है, लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं होती है। तो हमारा पाई बाई 3 इन रेंज के बीच में आ रहा है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। दैट मीन्स आंसर 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी बहुत आसान इसी तरह का सवाल अभी हो चुका है। साइन इनवर्स x बराबर y, देन y की वैल्यू आपको कहा है, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या करना है, साइन इनवर्स x इक्वल y, देन y इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन y। ठीक है, बल्कि इसकी भी हमारी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको बस ये याद रखना है कि साइन इनवर्स के लिए ये प्रिंसिपल जो ब्रांच हमारी वो होती है, रेंज जो होती है वो कहां तक होती है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स x के लिए, साइन इनवर्स x के लिए जो हमारी रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ये होता है। ठीक है, अब साइन इनवर्स x इसी को इक्वल y दिया हुआ है, तो इट मींस y के लिए जो रेंज हो जाएगी वो ये हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें करने की भी जरूरत नहीं, हमको ये याद रखना है कि साइन इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ओके, तो ये हमारी मतलब x इनवर्स साइन इनवर्स x की रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होगी, और यही इक्वल y दिया है, तो y की रेंज भी यही हो जाएगी। तो दैट मीन्स y फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई, दैट मीन्स आंसर नंबर 3 जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां से थोड़ी, अब ये कैलकुलेशन देखिए, ये भी सिंपल है। कॉट इनवर्स 4 बाई 3 दिस इज इक्वल x। ठीक है, तो अब यहां से देखिए 4 बाई 3 को उधर ले जाइए और कॉट कर दीजिए, तो कॉट x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 बाई 3। और चूंकि हमें क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो सिंपल हमें कोशिश ये करनी है कि कैसे हम कम से कम टाइम में आंसर ले आए।
तो देखिए हम अगर इसको x मानते हैं तो 4/3, तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। और अगर ये आपको पता होगा अगर ये 3 4 रहता है तो ट्रिपलेट हमारे जो होते हैं तो ये 5 होगा। ठीक है, अब cos 2x को हम जो भी लिखना चाहें तो cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और यहां से आप देखें तो cos x की वैल्यू क्या होगी, cos x हमारा क्या होगा 4/5। ये सारी बातें आप जानते हैं, बहुत बेसिक है। cos x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 4/5, sin x की 3/5। तो हमने cos 2x के लिए ये फॉर्मूला लिया है, तो दिस इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 पावर, दिस इज 16/5 माइनस 1। ओके, अब ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 5 डिवाइड बाई 5, और फाइनल ये हमारा हो जाएगा 20, क्या आ रहा है हमारा 4/3, तो 2 cos स्क्वायर, टू cos स्क्वायर 16/25 माइनस 1, 32/5, सॉरी ये 25 होगा ना, ठीक है, तो ये 25 हुआ, तो दैट मीन्स ये हो गया 7/25। तो हमारा 7/25 कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा है। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए यहां से कॉट इनवर्स दिया हुआ है, तो हमने कॉट एक्स की वैल्यू निकाली 4/3, तो 4/3, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर साइड जो हमारी है, ठीक है। तो यहां से cos x हम निकालेंगे 4/5 आएगा, ये भी आपको पता है, और cos 2x का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, और ये सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू आपका आंसर क्या आ जाएगा 7/25। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब ये हमारा अब आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के थ्रू आएगा। ओके, यहां पे आप देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ ए आई जे इक्वल मॉड ऑफ i माइनस j अपॉन 2 रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स ए आई जे, देन A23 को हम कैसे लिखेंगे। यहां पे देखिए बहुत सिंपल है, जो 3/3 की एक मैट्रिक्स ए दी हुई है उसके एलिमेंट बता रहे हैं कि अगर i रो है j कॉलम है, तो उसको हम लिखेंगे i माइनस j अपॉन 2। इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो अब पूछ रहा है 2 3, तो यहां सिंपल है, एक i की जगह पे 2 रख दें, j की जगह पे 3, A23। तो यहां पे भी वही करना, i की जगह पे 2 रखिए, j की जगह पे 3 रख दीजिए, मॉड लगाइए, डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ -1 डिवाइड बाई 2। मॉड में माइनस वैल्यू जो होती है वो माइनस एलिमिनेट हो जाता है, तो 1/2। ये हमारा आंसर नंबर 1 है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें हम सिंपल क्वेश्चन ही लेके चल रहे हैं ताकि वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी आर PQ एंड QR रेस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ AB इज, AB का ऑर्डर क्या होगा। मतलब आपको ये कह रहा है एक मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर जो दिया हुआ है P क्रॉस Q, एक मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर दे रहा है Q क्रॉस R, ठीक है। तो अब आपको ये कह रहा है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें A और B को, और इट मींस ये क्वेश्चन के हिसाब से दिया कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तभी ये ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो तो AB जो मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स जो AB बनेगी, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक मैट्रिक्स AB अगर आप लिखें, तो देखिए अब यहीं पे हम समझें, A के लिए आप क्या लिखेंगे PQ, P क्रॉस Q, और B के लिए आप लिखिए Q क्रॉस R, ठीक है। तो एक बात याद रखिए यहां पे, ताकि ये क्वेश्चन आ जाए अगर, तो अगर AB, देखिए यहां पे ऑर्डर मैटर बहुत करता है, BA और AB सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो
इसी ऑर्डर में ए का ऑर्डर क्या है पी क्यू और बी का ऑर्डर क्या है क्यू आर। अगर पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का फर्स्ट इक्वल होगा तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इफ दिस बोथ आर इक्वल देन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ओके, और अगर मल्टीप्लीकेशन जब पॉसिबल है तो ए बी, ये जो बनेगी ये ए बी का ऑर्डर बनेगा, ए बी ऑर्डर ऑफ ए बी, ये ए बी का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो अब यहां दोनों बातें याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो अगर इक्वल रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, और अब जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो जो मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो पहले फर्स्ट का रो और सेकंड वाले का कॉलम, यही उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो सिंपल है, आप ऐसे लिख दिया करिए, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, और जो मल्टीप्लीकेशन जब होगा उसका जो ऑर्डर होगा, जो नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लीकेशन वाली, तो फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर है? तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, तो फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो, अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ओके, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल पी क्रॉस आर। पी क्रॉस आर कौन सा, 4 हमारा ऑप्शन सही हो गया इस केस में। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, इफ अ मैट्रिक्स ए has 6 element then order of the matrix is not possible। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर, अगर एक मैट्रिक्स है उसमें कह रहा है कि 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए हमेशा ये याद रखिए कि जो भी मैट्रिक्स है, अगर m क्रॉस n है एक मैट्रिक्स है, तो इट मींस यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn, मतलब m और n का मल्टीप्लीकेशन जो करेंगे यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे पूछ रहा है कि इसमें से, तो हम ये देख लेंगे 6 एलिमेंट है, तो इनमें से मल्टीप्लाई अगर करिए सिंपली, तो किसमें 6 आ रहा है, 1 इंटू 6 है, तो ये पॉसिबल है। 6 इंटू 1 ये भी 6 है, ये भी पॉसिबल है। 2 इंटू 3 6 है, ये भी पॉसिबल है। 3 इंटू 3 ये 9 एलिमेंट्स बन रहे हैं, और टोटल यहां पे कितना दिया हुआ 6, तो इट मींस विच इज नॉट पॉसिबल, तो यही हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा 4 जो है ये यहां पे सही ऑप्शन होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है, तो नॉट पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल है। कई बार ऐसा होगा आपको देगा देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज पॉसिबल, तो यहां पे आपको दे देगा 3 ऐसे देंगे कि जो पॉसिबल नहीं होंगे, एक उसमें ऐसा दे देगा जो पॉसिबल होगा, तो वो आपका आंसर सही होगा इस केस में। ओके, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 12, इफ A is an invertible matrix of order 2, then determinant A inverse is equal to, ये भी है सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये याद रखने वाली बात है कि कोई भी डिटर्मिनेंट A अगर है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A इनवर्स, अगर सपोज इसकी वैल्यू x आ रही है, तो डिटर्मिनेंट A इनवर्स जो आएगा वो 1/x इसका आंसर आएगा। सिंपल बात है। ठीक है, अच्छा इस कैलकुलेशन को करते कैसे हैं, तो वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। देखिए एक मैट्रिक्स A है, अगर उसका A इनवर्स कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आता है, आइडेंटिटी। ठीक है, अब अगर हमने डिटर्मिनेंट कर दिया इसको A इनवर्स, ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट दोनों मान लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I। तो डिटर्मिनेंट ऑफ I की वैल्यू क्या होगी, जो भी यूनिट मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो अब A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 1/A का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, कि अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब उसका इनवर्स जिसका डिफाइन हो, जिसका इनवर्स आपको मिल जाए, मतलब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि अगर A इनवर्स हम निकालें तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सिंपल 1/, मतलब डिटर्मिनेंट का भी समझिए कि डिटर्मिनेंट का इनवर्स हो जाएगा। अगर यहां इनवर्स ले रहे हैं तो वहां वैल्यू में भी इनवर्स आ जाएगा। ओके, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
of order 3/3, then अल्फा ए इज, अल्फा कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अल्फा इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये कह रहा है कि इनमें से क्या सही होगा। देखिए अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर होती है, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। यहां से अगर हम अल्फा ए निकालें तो ये अल्फा मैट्रिक्स के फॉर्म में सब में मल्टीप्लाई होगा, अल्फा A1, अल्फा B1, अल्फा C1, देन अल्फा A2, अल्फा B2, अल्फा C2, देन अल्फा A3, अल्फा B3, अल्फा C3। ये एलिमेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में सब में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सपोज ए का डिटर्मिनेंट तो आप यही लिख देंगे, हम अल्फा ए निकाल रहे हैं तो इसको एज इट इज लिखेंगे, अल्फा A1, अल्फा A2 सॉरी B1, अल्फा C1, अल्फा A2, अल्फा B2, अल्फा C2, देन अल्फा A3, अल्फा B3 एंड अल्फा C3, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी एक रो या कॉलम में सेम एलिमेंट है तो आप उसको बाहर ले सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में सेम क्या है, अल्फा, सेकंड एलिमेंट में सेम कॉमन वैल्यू क्या है, अल्फा, थर्ड एलिमेंट में, थर्ड रो में कॉमन क्या है, अल्फा। अगर तीनों हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। तो इसका मतलब ये अल्फा क्यूब और ये ए की डिटर्मिनेंट है। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, यही तो है, देखिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और तो हमारा हो गया 4th नंबर। बट यहाँ पे इसको याद रखने वाली चीज है, ये कैलकुलेशन नहीं करनी जरूरत नहीं है। तो सिंपल आपको कैसे याद रहेगा, अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में अगर स्केलर मैट्रिक्स हम लाते हैं, यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन उसके हर एलिमेंट में होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में किसी एक रो में वो मल्टीप्लीकेशन जाएगा। तो फर्स्ट रो में अगर कुछ कॉमन है तो वो कॉमन बाहर आ जाएगा, सेकंड रो या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम जिसमें भी कोई कॉमन है, फुल रो या फुल कॉलम, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट होता है तो वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखिए अल्फा, यहां से कॉमन अल्फा, यहां से कॉमन, कॉलम वाइज लेते यहां से अल्फा कॉमन, यहां से अल्फा कॉमन, यहां से अल्फा कॉमन, 3 अल्फा बाहर आ गया मल्टीप्लीकेशन में, तो अल्फा क्यूब ए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहां पे कह रहे 2/2 की डिटर्मिनेंट एक है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इट मींस यहां पे जो वैल्यू है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम डिटर्मिनेंट 2/2 का सोल्यूशन जानते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सॉरी दिस माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। तो अगर हम इसकी बात करें, चलिए अब लिख लेते हैं x2 18x, इसको और इसको बराबर हमें कहा है 6 18 6। तो ये हो गया x² माइनस 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दिस x² 18 इंटू 2 36 और बीच में माइनस, यहां गया 6 36 माइनस 36। तो x² माइनस 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 6। 36 का अंडर रूट 6 और स्क्वायर है तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप डायरेक्ट देख के सोल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि ये यहां पे और ये दोनों बराबर तभी होंगे जब इनके फाइनल, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन इस तरह बराबर। तो ये देखिए ये 2 है, ये 18 है, यहां भी 2 है, ये 3 है। तो इट मींस इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के बराबर होने चाहिए थे, क्योंकि 2 और 18 तो ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां के मल्टीप्लीकेशन हमारे बराबर होने चाहिए, ये दिया हुआ। तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, इट मींस कि 6 इंटू 6 36 इनका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो 36 एक्स की वैल्यू 6 रख दें तब भी 36 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू -6 हम रख देते हैं तब भी हमें 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे देख के यहाँ पे डाउट क्या है कि हम ये नहीं, ये जो क्वेश्चन इस तरह दिया वो इसलिए दिया है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ 18 है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 6 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों हमारे सेम है, इसलिए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है।
तो हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस 6 हो गया। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट की, 2/2 के डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस केस में आपको हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, थोड़ा टाइम, देखिए दिस माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स इसकी वैल्यू जो आएगी cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, और इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस एक बीच में लगा देंगे, साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री। ठीक है, अब अगर आपको ये पता हो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये हमारा फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, मतलब 15 प्लस 75। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा cos के साथ, और अगर ये प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो हमारा 1 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही इसको करना है। अब ये यहां पे एक चीज बात ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दूसरा तरीका है कि इसको 90 माइनस 75, cos 90 माइनस 75 इसको लिख सकते हैं, वो साइन 75 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे साइन है तो इसको cos 90 माइनस 75 लिखना है, तो ये दोनों सेम कॉलम हो जाएंगे तब भी आंसर, या सेम रो हो जाएंगे तब भी आंसर 0 ही आ जाएगा डायरेक्ट। तो अगर आप वो कर सकते हैं उससे कर लीजिए, अदरवाइज ये सिंपल है, कैलकुलेशन एक लाइन में कर लीजिए, तो वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट ए इक्वल दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है कि ए इनवर्स निकालिए इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल ये है कि इसको पहली बात तो डिटर्मिनेंट ए आपको निकालना ही निकालना है, तो आप लिख लीजिए 2 3 5 माइनस 2। यहां पे हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, देन भी एक माइनस लगाएंगे, 3 इंटू 5 इज 15, तो ये क्या आ रहा है माइनस 19, एंड विच इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, अब आपको कह रहा है कि ए इनवर्स निकालिए, लेकिन ए इनवर्स ए के टर्म में होना चाहिए, तो ए इनवर्स निकालिए। देखिए यहां पे हम आपको बता दें एक टेक्निक, ए इनवर्स एक डिटर्मिनेंट आएगी। ठीक है, तो जब 2/2 की मैट्रिक्स होती है उस केस में बड़ा आसान सा होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे वो आप देख लीजिए, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी यहां ये आपस में इंटरचेंज करेंगे तो -2 यहां आ जाएगा और ये वाला 2 इसके साथ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया साइन के साथ, जो कुछ है इसको उठा के यहां कर दिया और इसको उठा के यहां कर दिया। क्लियर एक चीज। दूसरी बात, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 3 और 5 को एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन एक चीज इसमें करनी है कि यहां माइनस इंपोज आप कर देंगे। अब अगर यहां पहले से माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने किया क्या है, इन दोनों एलिमेंट को सेम रखा है, बस यहां पे साइन चेंज कर दिया है, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दिया, निगेटिव है तो पॉजिटिव साइन कर दिया, लेकिन एलिमेंट सेम रहेंगे। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स 1 अपॉन -19। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये -19 है तो -19 को आप माइनस को आप यहां पे करिए, इंसर्ट कर दीजिए अंदर। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि माइनस क्या है हमारा, -1 सपोज, और ये माइनस इन सब एलिमेंट में जाएगा, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, इसको क्या कर देगा प्लस, इसको क्या कर देगा प्लस, और इसको क्या कर देगा माइनस। दिस इज इक्वल 1 अपॉन 19, और यही आपकी ए है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको फिर से देख लीजिए कि जब भी 2/2 के लिए ये है पॉसिबल, 3/3 के लिए फिर मुश्किल है इस तरह की कैलकुलेशन। ठीक है, 2/2 में बहुत आसान है कि आपको डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आ गई, और उसके बाद ए इनवर्स निकालिए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिख दीजिए एज इट इज, और उसका जो आपकी ये 2/2 की डिटर्मिनेंट है, यहां पे जो ये वाले एलिमेंट है एज इट इज लिखेंगे, साइन माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहां पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, टोटल इंटरचेंज कर देंगे, यहां की वैल्यू को इधर कर देंगे, इधर की वैल्यू को
एज इट इज इधर कर देंगे, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। ये -2 उठा के यहां कर दिया, देखिए, और ये 2 उठा के यहां रख दिया, ठीक है। ये हमने 3, 5 एज इट इज रखा, बस इसके साइन चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 17 लेते हैं। Question number 17. If A is a non-singular matrix of order 3 cross 3, then adjoint A, determinant of adjoint A is. अब देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर A कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, अच्छा ये m क्रॉस n हमने एक जगह चूज कर लिया था, m क्रॉस n वो एक्चुअल में n क्रॉस n ही होगा, क्यों कि एलिमेंट जो सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब की बात जब होगी तो वहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे इसलिए हम m क्रॉस n नहीं ले रहे हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3/3। अगर ये कंडीशन रहती है कि A एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसका जो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट होगा, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो ये A के डिटर्मिनेंट के पावर में n-1 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहां पे आपको A की क्या दिया है, 3 क्रॉस 3, तो इस केस में एडजॉइंट A की वैल्यू के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, A पावर 3 क्रॉस 3 है तो 3-1 मीन्स डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन सही हो गया, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई एक मैट्रिक्स हो और वो नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर मीन्स वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि एडजॉइंट ए फिर कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए के लिए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए के डिटर्मिनेंट का जो भी होगा उससे एक क्या कहते हैं ऑर्डर से एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नंबर सही हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। कब नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर मतलब कब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहां तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी हमारा इनवर्स पॉसिबल। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए जब भी आप एडजॉइंट ए निकालते हैं, सॉरी ए इनवर्स जब भी आप निकालते हैं, ए इनवर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a और एडजॉइंट ए का एडजॉइंट। तो ये जो 1/a आता है, यही अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पे ये याद रखने वाली बात है, इसमें कोई नई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से आता है डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से, ठीक है। तो देखिए ईच डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है जितने भी, ठीक है, वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस और नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें सिंपल आपको ये वेल नोन है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और यहां पे एक दूसरी बात भी आ जाती है, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस बट अ कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब सॉरी, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा ये जरूरी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, श्योर इट इज कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस है तो आप श्योर नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहां था वन कंटिन्यूअस ऑप्शन आपका सही है, ईच डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, द फंक्शन एफ एक्स इज, ये कैपिटल ब्रैकेट में एक्स दिया हुआ, इज कंटिन्यूअस एट, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जब ये दी वैल्यू रहती है, इसका मतलब ये होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, किसी भी इंटीजर पे वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
तो इसका मतलब 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, 2 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, 3 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 2.5। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। तो ये 21 हम देख लेते हैं। देखिए 21 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखिए डिफरेंशिएशन जो है बेसिक हम आपको बता दें, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर एक्स, यहां पे आपको याद रखना है डी डी एक्स ऑफ e पावर एक्स हमारा क्या होता है e पावर एक्स। ठीक है, ये आपका बेस है। अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो करना है डी डी एक्स ऑफ, ये हमारा फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ e पावर एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम सेम एक्स स्क्वायर को हम एक्स से ट्रीट करेंगे थोड़ी देर को। तो अगर हमने ये सपोज एक्स है तो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर एक्स क्या होता है e पावर एक्स, और यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर रख दिया। अब सेकेंडली चूंकि ये एक्स नहीं, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए अगर एक्स होता तो छोड़ देते एज इट इज, जैसे यहाँ पे हम रुक गए। चूंकि ये एक्स स्क्वायर है तो इसलिए डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर को एक बार और करेंगे। तो ये हो गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। फॉर्मूला आपका क्या है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इक्वल n एक्स टू दी पावर n-1। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दैट मीन्स हो गया 2x e टू दी पावर x स्क्वायर, 2x e टू दी पावर x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जब भी इस तरह का फंक्शन हो, e पे पावर हो, a पे पावर हो, जो भी पावर हो या जो भी एडिशनल हो x के अलावा, x पे पावर हो, x स्क्वायर x क्यूब, उसको x से ट्रीट करिए और डिफरेंशिएट कर दिए। अब उस जो x के साथ x जो भी बच रहा है उसको फिर से आप डिफरेंशिएट कर, अगर वो x है तो रहने दीजिए, वहीं पे आंसर फाइनल हो गया। अगर x के अलावा कुछ है, सपोज e पावर ये साइन x होता, तो एज इट इज साइन x को x कंसीडर करिए, e पावर साइन x हो जाता, और साइन x को दोबारा आप डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, यहां पे देख लीजिए, इफ एफ एक्स इक्वल दिस देन फाइंड एफ डैश। डैश का मतलब होता है कि एक बार डिफरेंशिएट करना है आपको, अगर 2 बार डैश है दैट मीन्स 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ये नोटेशन है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो एफ एक्स आपका दिया हुआ है, लिख लेते हैं साइन 2x माइनस कॉस ऑफ 2x। तो डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, अब यहां पे देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस 2x डिफरेंशिएशन, और अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा क्योंकि x का 1 होता है, 2x का क्या हो जाएगा 2, तो 2 यहां लिख देंगे, माइनस कॉस 2x का क्या होता है माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन अगेन 2। अब यहां पे एक काम आप ये करने की 2 एक बार कॉमन लेने या तो रहने दें, 2 cos 2x प्लस साइन ऑफ 2x, ये हमारा है f डैश x। अब यहां पे x की जगह पे आपको क्या कह रहा है पाई बाई 6, तो यहां पाई बाई 6 लिख दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos 2 इंटू पाई बाई 6 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 6, और ये आगे कैलकुलेशन हम करेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया cos पाई बाई 3, देखिए 2 इस टू 3 क्या होता है 6 होता है, प्लस साइन पाई बाई 3, इसका आंसर हो जाएगा 2 cos पाई बाई 3 होता है मीन्स cos 60 डिग्री, दैट दिस इज 1/2 प्लस साइन 63 डिग्री होता है 3/2। ये 2 दोनों कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा इससे, तो √3 और प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा। √3 प्लस 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे हो गया। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है, ऐसे लिखना ऑप्शन 2। ओके, तो यहां पे देख लीजिए, आपको सिंपल है, डिफरेंशिएट करना है एक बार, और उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद x की जगह पे आपको, अब ये पाई बाई 3 होता तो यहाँ पाई बाई 3 लिख देते। ओके, चलिए हो गया ये भी क्वेश्चन। तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि हर बच्चे के लिए ये इजी हो। ठीक, अगर आपकी डिमांड होगी तो हम आप बाद में थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी 8-10 क्वेश्चन और ले आ देंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, ताकि आपको आसानी होगी। नाउ देखिए 23, इवेल्युएट इंटीग्रल cot 6x dx। यहां पे हमेशा याद रखिएगा, अब यहां पे हम इसको लिखें, इधर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ cot x, इसका फॉर्मूला होता है log sin x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको तो क्या लिख देंगे log sin x की जगह पे क्या था 6x था, 6x लिख दीजिए और प्लस ये c लिख दीजिए।
लेकिन यहां x था तब तो आपने x लिख दिया, 6x को 6 लिखा। इंटीग्रेशन में जो x के साथ अगर कोई मल्टीप्लायर है, कोफिशियंट है, तो वो डिवाइड में आ जाता है। अब ये कौन सा ऑप्शन सही है? 1/6, फर्स्ट ऑप्शन आपका ओके, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया यहां पे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, यहां पे 6x है। अब यहां पे ये वाली बात नहीं सही होगी, x² अगर है तो ऐसा नहीं है कि उस 2x को आप इंटीग्रेट दोबारा करेंगे, नहीं, वो डिफरेंशिएशन के लिए सही है। लेकिन कांस्टेंट के लिए अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चला जाता है, इंटीग्रेशन में यही कांस्टेंट डिवाइड में आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन का एक आसान सा सवाल, लेकिन ये एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, जब भी अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब 1/2 है इस पे पावर dx। अब देखिए, हमने जो आपको बताया था, x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये देखिए, यहां पे x पे पावर जो है कोई और चीज नहीं है, अगर सिर्फ x है। अब यहां पे देखिए क्या है, ax प्लस b है, ये x² हो जाएगा यहां पे, तब नहीं सही है। ठीक है, ये अगर लीनियर है और इस पे अगर कोई पावर दी हुई है तो सिंपल इस पूरे को आप x ट्रीट कर लीजिए थोड़ी देर को। तो x अगर ट्रीट किया तो ax प्लस b पे पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2, यहां तक हो गया। और उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में कर दीजिए। ठीक है, तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा, देखिए ये 3/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2a 2/3a, और ये हो जाएगा ax प्लस b पे पावर 3/2। कौन सा आंसर हो जाएगा, 2/3, ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन। सॉरी दिख नहीं पाया आपको, आप फिर से समझ लीजिए। देखिए यहां पे हमने आपको फॉर्मूला लिखा, जब भी ax प्लस b इस तरह की अगर फॉर्म है तो इसको हम x ट्रीट करेंगे थोड़ी देर को। x ट्रीट करने पे क्या होगा, ये इस फॉर्मूले में आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हमने लिख दिया, ax प्लस b और ये पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और ये देखिए 3/2 हो जाएगा, 3/2 का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे है तो 2/3 है, और ax प्लस b ये पावर क्या हो जाएगी, 3/2। ठीक है, आपको दिख नहीं पाया था, पेज नीचे हो गया था ऐसे, तो चलिए हमने आपको दोबारा समझा दिया है। तो ये ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x, ये हमारा, ये देख लीजिए आप, हमने ये लिख लिया है पहले से कि ये हमारा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का आंसर हमारा क्या होता है, e पावर x fx प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कैसे, देखिए इसको हमने दो फंक्शन हमने लिख दिया, इसको यहां पे हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरे वाले को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, e पावर x को सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम ये जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज लिखते हैं, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर x आएगा, देन प्लस सॉरी माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे e पावर x को एज इट इज, और ये हमारा क्या है, पहले से e पावर x f डैश x dx, और चूंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे इंपोज कर देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e पावर x fx प्लस c, ये आंसर हो जाएगा पार्ट 4, ये हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि आप इसको याद रखिए, याद रखने वाली चीज है। ठीक है, इसको प्रूफ करके आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पूछता नहीं है तो, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, यहां पे आप देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन एक फंक्शन है a प्लस सी बी प्लस सी, लिमिट दोनों लिमिट अपर लोअर लिमिट में एक ऐसा नंबर है वो सेम है, लोअर लिमिट में भी प्लस में है, अपर लिमिट में भी प्लस में है। और अगर ये सिचुएशन जब होती है कि लोअर और अपर लिमिट में एक सेम नंबर अगर आ जाता है तो इसका वो जो सेम नंबर है उसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, a टू बी एफ एक्स, और यहां पे अगर वो नंबर प्लस में है तो प्लस लगा दीजिए, वो नंबर माइनस में है तो माइनस, यहां सी यहां इंपोज कर दीजिए फंक्शन के साथ, तो ये आपका आंसर नंबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के एक आप क्या लेंगे, x की जगह पे आप t प्लस सी कर लीजिए, या दूसरा ये है कि आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो एक फंक्शन हम आपको लिख दे रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। सपोज हमने कहा x dx, ठीक है, और हमने कहा 3 to 5, एक बात ये हो गई।
अब इसी को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, 1+2 हम लिख रहे हैं और यहाँ 3+2 लिख रहे हैं, और fx और x dx। तो अब इसको सॉल्व करिए और यहां पे सॉल्व करिए। तो यहां पे देखिए x के साथ इसको आप ऐसे करिए, 1+3 x+2 dx। तो इसको एक सॉल्यूशन इसका देखिए क्या आता है यहां पे, और यहां पे देखिए क्या आता है, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बस इसलिए है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए कि अगर कोई एक नंबर अटैच है दोनों पे प्लस या माइनस में, तो उसको फंक्शन के साथ अटैच कर दीजिए, तो आपको आंसर में थोड़ा सा सहूलत हो जाएगी। जैसे ये नंबर थोड़े बड़े हो रहे हैं तो ये थोड़े नंबर छोटे हो गए, बस ये बात है। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली चीज है, इसको कैलकुलेशन आपको नहीं करना चाहिए, ये इतनी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए यहां पे आ गया आप डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा ये ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट, जैसे y हमारा y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, वो मैक्सिमम टाइम क्या है। तो देखिए यहां पे y डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, यहां पे y को आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, यहां पे y को आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, 3 बार। तो यही आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा यहां पे 3। क्यों होगा, क्योंकि d3y/dx³ ये आया है हमारे पास, और ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है ना, y को आपने 3 टाइम डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट होगा, जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे वही उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, देखिए यहाँ पे y डिफरेंशिएट नहीं हुआ, यहाँ पे y 2 बार आपने डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे y आपने, ये बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, y यहाँ पे 3 बार आपने डिफरेंशिएट किया है। तो ये मैक्सिमम टाइम्स जहां डिफरेंशिएट होगा वही उसका ऑर्डर होगा। इररिस्पेक्टिव, आप अब ये दूसरी बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि यहां पे आपको दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशिएशन। यहां पे आप समझ लीजिए, इससे डिग्री और ऑर्डर दोनों समझ में आ जानी चाहिए बात आपको। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पे डिफरेंशिएशन नहीं, यहां पे 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहां पे 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहां पे कितनी बार डिफरेंस हुआ है, तो 4 टाइम्स। तो आपको क्या देखना है कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट, तो इसका ऑर्डर अगर आप निकालें तो क्या आ रहा है, ऑर्डर 4। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम टाइम्स 1 टाइम, 2 टाइम, यहां 4 टाइम। तो 4 टाइम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। जैसे हमने इस क्वेश्चन में कहा था मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कहां हुआ है, तो जो डिफरेंशिएशन जितनी बार मैक्सिमम होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिग्री जो निकालना है वो ऑर्डर की हेल्प से निकालना है। अब जहां मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है वो कौन सा है, d4y/dx⁴। इस पे जो भी पावर आपकी होगी, यहां पे जो भी वैल्यू होगी, यही इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे पावर क्या है, यहां पे 3 है। जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है ऑर्डर, उस पे पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल 3। तो ये हमारा आंसर सही होगा। यहां पे हमारा 3 ये सही हो गया, और यहां पे भी ऑर्डर 3 आ रहा है। लेकिन अगर ऑर्डर तो 4 है, डिग्री इसकी क्या है 3। अब देखिए यहां पे अगर पूछ ले, इसमें भी आप देख लीजिए, अगर डिग्री आपको यहां पूछता, अगर डिग्री आपको पूछ लेता यहां पे, तो क्या निकालते, ये जो ऑर्डर है आपने निकाला, इस पे पावर कितनी है, पावर 1 है, तो डिग्री यहां पे 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है वेक्टर से रिलेटेड। ओके, यहां पे देखिए सिंपल i.i, j.j, k.k। ठीक है, अब इसका बेसिक आप समझ लीजिए कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन, देखिए i.i मतलब कॉस की वैल्यू क्या होगी 0। देखिए आपका क्या होता है a.b, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ab cos थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये सेम हो जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 यहां पे होगी ना, और ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 1 होंगे, तो 1 1 इंटू कॉस थीटा 0 मीन्स 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी।
तो जब ये यूनिट वेक्टर्स दिए हों, अगर डॉट प्रोडक्ट है और सेम है, तो वैल्यू क्या होगी 1। तो ये हो जाएगा 1, सॉरी लिख लेते हैं आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। तो ये देखिए सेम है तो 1, माइनस सेम है तो 1, प्लस 1, फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, मॉडुलस ऑफ मॉड वैल्यू। ठीक है, तो मॉड वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। क्या करते हैं हम यहाँ पे मॉड वैल्यू निकालने के लिए, जो इसके आई जे के जो कोफिशिएंट हमारे हैं, जो मल्टीप्लाई हैं जिन नंबर से, उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर प्लस करिए, यहाँ क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, प्लस करिए, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल अंडर रूट 4 + 1 और प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 30। इट मीन्स 1 आंसर आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, ये ए बी सी अगर कहें तो a² + b² + c²। सिंपल आपको ये करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31। ठीक है, तो 31 हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। देखिए स्केलर प्रोडक्ट्स, अब स्केलर प्रोडक्ट्स 2 वेक्टर्स, तो स्केलर प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो यहां पे हमको सिर्फ चूंकि आंसर निकालना है इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, मीन्स इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 5 ये आई वाले पार्ट हो गए, प्लस 8 × 1 जे वाला पार्ट हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, और प्लस के वाला, यहाँ -2 है और यहाँ 2 है। तो ये क्या हो गया 15 + 8 - 4 23। तो ये क्या हो गया 19। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी। ध्यान रखिएगा आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के को मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ओके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30। अब ये कह रहा है कि 32 सॉरी, कि ये 2 वेक्टर्स हैं 15i - λj + 30 के, एंड दिस इज द सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है ये परपेंडिकुलर अगर हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू, इट मीन्स a डॉट बी, वेक्टर a एक मान लीजिए, दूसरा b, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अब हमने आपको यहां बताया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो दोनों के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो दोनों के कोफिशिएंट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा 15 × 16, 15 × 16 प्लस -λ × 12 प्लस 30 × -2, दिस इज इक्वल 0। तो 15 × 16 क्या हो जाएगा 16 × 5 80, 0 तो 240 -12 लैम्डा और -60, दिस इज इक्वल 0। तो फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 12 लैम्डा की वैल्यू आ रही है 180, इसलिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों सवाल बहुत सिंपल है, दोनों क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे भी आपको डॉट प्रोडक्ट पूछा है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में यहां पे आपको क्या करना है कि सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया है तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपको पूछा है लेकिन यहाँ लैम्डा की वैल्यू पूछा है और यहाँ दे दिया है परपेंडिकुलर, तो a डॉट बी 0 होता है उस केस में। ठीक है, तो a डॉट बी हमने 0 किया और लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए अब आपको कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स a एंड b। ये दो वेक्टर्स a और b हैं, कह रहा है इनके बीच का एंगल बताइए। अगर a का मॉड दिया है, b का मॉड और a डॉट b, तो सिंपल है, फॉर्मूला आपको याद है cos थीटा इक्वल a डॉट b डिवाइड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो ये दिया हुआ है 2√3 और ये दिया हुआ है √3 और ये है 4, तो ये कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसका मतलब cos ऑफ ये क्या हो जाएगा, क्या लिख दें π/3।
तो इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। ये आपका आंसर हो गया, सेकंड वाला करेक्ट हो गया, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, टू वेक्टर्स आर ये दिया हुआ पैरेलल इफ पी इक्वल। ठीक है, तो पैरेलल देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके रेशियो आपको इक्वल करने हैं। ठीक है, दैट मीन्स 3 देखिए आई के साथ आई को लीजिए, आई के साथ आई का रेशियो चेक करिए, तो 3/1 इक्वल जे का क्या है, 2/-2p। देखिए जे के साथ कोफिशिएंट -2p और इधर क्या है 2। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल 9/3। ये रिलेशन हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके आई, जे और के रेशियो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट के जो रेशियो है। तो हम ये वाला, ये इसको इसके थ्रू हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 3/1 इक्वल 2/-p। दिस इंप्लाइज दैट, सॉरी 1/, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/-p होगा। तो ये हो गया -3p इक्वल 1। दिस इंप्लाइज दैट p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, इसको समझ लें एक बार और, कि जब भी पैरेलल आपको दो वेक्टर पूछ रहा है तो उनके आई कोफिशिएंट, जे कोफिशिएंट और के जो कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लायर हैं, वो इक्वल होने चाहिए रेशियो में। ठीक है, तो ये हमने यहां पे आपको दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, और यहां पे आपको क्या करना है, देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था i.i और j.j। इसी तरह अगर क्रॉस वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक सर्किल आप फॉलो करिए, कुछ इस तरह की। दिस इज i और यहां पे आपने j लिख दिया, सॉरी j, और ये आपका अगर k, और डायरेक्शन आप ये लेके चल रहे हैं i j k। ओके, ये पेन जरा सा हल्का लिख रही है, दूसरी हम पेन यूज कर लें। ठीक है, तो देखिए i क्रॉस j k हो जाएगा, j क्रॉस k i हो जाएगा, k क्रॉस i j हो जाएगा। तो यहां पे ऐसे होगा। ठीक है, ये चीजें चलेंगी साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये देखिए पहला वाला i डॉट, देखिए j क्रॉस k, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i बन जाएगी, प्लस j डॉट k क्रॉस i, इसी डायरेक्शन में चलने, k क्रॉस i की वैल्यू क्या हो जाएगी, j हो जाएगी, प्लस k डॉट i क्रॉस j की वैल्यू क्या बनेगी, k बनेगी। ठीक है, तो इट मीन्स ये हो गया i डॉट i1 प्लस j डॉट j1 प्लस k डॉट k1। दिस इज इक्वल 3। आंसर नंबर 4 अगेन सही हो गया आपका। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि i डॉट i हमेशा 1 होगा और i क्रॉस i हमेशा 0 होगा। मतलब सेम i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k हमेशा 0 होगा, और डॉट अगर लग गए हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट यहां लगता है, आई क्रॉस, अच्छा क्रॉस सेम क्रॉस 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर क्रॉस डिफरेंट हो रहा है, आई जे के साथ, जे के साथ, के आई के साथ, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में उसके आंसर मिलते जाएंगे। अगर रिवर्स हो रहा है तो माइनस के साथ वही आंसर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द टर्म इज नॉट यूज्ड इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा टर्म है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूज नहीं होता है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हमारा है, ऑप्टिमल सोल्यूशन ये हमारा यूज होता है, क्योंकि हम एलपीपी के थ्रू ऑप्टिमल सोल्यूशन ही हम कैलकुलेट करते हैं। फिजिबल सोल्यूशन भी यूज होता है, क्योंकि फिजिबल सोल्यूशन पहले फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं, फिजिबल सोल्यूशन, और फिर उसकी ऑप्टिमलिटी हम निकालते हैं। अच्छा, थर्ड कॉन्केव रीजन, हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कॉन्वेक्स रीजन। कॉन्वेक्स रीजन हम ढूंढते हैं, इसका तो ये हम नहीं करते हैं, तो मतलब ये वाला आंसर यहां पे सही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हम यूज ही करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये भी हमारे यूज में है। यहां पे देखिए कॉन्केव, क्योंकि हम कॉन्वेक्स रीजन हम ढूंढते हैं, कॉन्केव रीजन हम नहीं ढूंढते हैं, तो इसका मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग में कॉन्केव रीजन का यूज नहीं हम करते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें 40 क्वेश्चन हमने टोटल रखे हैं, ठीक है। अब ये देखिए प्रोबेबिलिटी के आगे चार क्वेश्चन जो हैं वो प्रोबेबिलिटी के हैं। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू दी है, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू दिया है और कह रहा है कि क्या है। अब देखिए पी ए गिवन बी, ये ए बटे बी नहीं पढ़ेंगे, ए डिवाइड बाई बी नहीं, ए गिवन बी। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब यहां पे लेकिन कंडीशन रहती है प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो जब बी की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी हम इसको कह सकते हैं। ओके, देखिए बार बार दिक्कत हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, विच इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पे सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0 दी है, इट मींस ए गिवन बी हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी और कवर करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां वही फॉर्मूला पहले लगा लीजिए, ए गिवन बी आपको पूछ रहा है, दिस इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यही इसी लाइन में देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/6, 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। आंसर नंबर सेकंड आपका सही है। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, ए गिवन बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर्स ऑन बोथ डाइस। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो डाइस में देखिए 6 × 6, टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे 6² 2 डाइस है, 6 होते हैं एक में, 2 डाइस है, 6² मतलब 36। ये तो टोटल नंबर हो गए, टोटल केसेस, टोटल केसेस। अब डाइस हमारे पास देखिए, आपको क्या करना है, डाइस जो हम लूडो खेलते हैं तो 1 to 6 होता है, तो 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं और दोनों डाइस के हम अपर फेस को काउंट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सेम नंबर, हमारा फेवर क्या है, सेम नंबर। सेम नंबर क्या क्या हो सकता है, दोनों पे 1 1 आ जाए, दोनों पे 2 2 आ जाए, दोनों पे 3 3 आ जाए, दोनों पे 4 4 आ जाए, दोनों पे 5 5 आ जाए, या दोनों पे 6 6 आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यही हमारे फेवरेबल केसेस हैं। तो ये टोटल कितने बन गए 6 केसेस। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी हमको पूछ रहा है, तो 6 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 1/6। आंसर 1 हमारा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, देखिए फेवरेबल हमारे कितने हो रहे हैं, 1 1, सेम नंबर कह रहा है, देखिए सेम नंबर। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 केसेस हमारे फेवर के हुए, टोटल 36 है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 6 अपॉन 36 इज 1/6। आपका ऑप्शन 1 सही है। एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए आपको कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देयर आर 5 रेड एंड 3 ब्लैक, 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। तो टोटल कितनी हो गई 8 बॉल्स। ठीक है, 1 बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, BLACK, ब्लैक बॉल। ठीक है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितनी है, देखिए बहुत इजी होता है टोटल लिखना, 8। अब ब्लैक बॉल का मतलब 3 हमारे पास ब्लैक, इन तीनों में से कोई भी आएगी अगर वो, तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब हमारे फेवर की ये बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं, ये 3 ब्लैक है, तो यही 3 हमारे फेवरेबल बनेंगे। तो 3/8 ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लेक्चर जो है हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं, और इन 40 क्वेश्चन, ये बहुत टफ क्वेश्चंस भी हमने नहीं उठाए हैं, ताकि हर बच्चे को CBSE, UP बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए आसानी हो। तो आप इनको पढ़िए, समझिए, और इस तरह से और भी कोई क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। ओके, ठीक है, या उसका हम आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, इसकी कोशिश पूरी रहेगी। ओके, आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए, ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा पढ़िए। ओके, और ये 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो CBSE हो, UP बोर्ड हो,
ये क्वेश्चंस अक्सर आए हुए क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में और हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चंस और ले आएं, 10 या 20 क्वेश्चंस जो थोड़े से कैलकुलेशन जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।